जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 17th ऑफ अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइस, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप यूबीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओईआर, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आज ही इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्सेज को ज्वाइन करिए। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी होती है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है और हर साल कोर्स अपडेट होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्स सालों साल जो है वो चल रहा है बनाने के बाद, नहीं, हर साल हम लोग कोर्स अपडेट करते हैं। प्लस आपको एक मेंटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके रियल टाइम बेसिस पर आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। तो ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि आपने ज्वाइन किया है। और ये है आज के टॉपिक्स, हमारे एक एक करके डिटेल में हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ये वाला टॉपिक मैं आपको एक रील के थ्रू एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। गाजा के बीच जो है वो चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स में एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट हुआ है। मतलब कि आप देखेंगे तो एक मानवता को जो है वो ध्यान में रखते हुए एक आप कह सकते हो उद्धार हुआ, एक प्रकार का चीजें आगे बढ़ी हैं। इसराइल और हमास के बीच में प्रिजनर एक्सचेंज डील फाइनल हो गई है। इस डील के तहत 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स और 20 इजरायली होस्टेज को रिलीज किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ने न्यूट्रल मीडिएटर का रोल प्ले किया। ये एक्सचेंज एक सिंबल है, बट फिर भी इसके अंदर भी काफी सारे प्रॉब्लम्स तो हैं ही। कि सोचो आप, काफी सारे लोग मतलब कुछ ही लोग जिंदा वापस आए, काफी सारे लोगों को तो आता पता भी नहीं है। नेक्स्ट, आगे की जो है वो चर्चा करें। इंडिया की ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये बेसिकली सुनने वाला ज्यादा आर्टिकल है, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। क्योंकि आज की डेट में हम लोग टारगेट जो है वो कर रहे हैं किस चीज के ऊपर? डीप सी फिशरीज स्ट्रेटेजीज के ऊपर, कि हम जो है वो हमारे फिशरमैन के लाइवलीहुड को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। और अभी तो ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, तो उससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल सामने आया है, तो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर साइबर से रिलेटेड टॉपिक अभी हुआ भी ये है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वार्निंग दे दी है गाइस, एक साइबर ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ये खतरा है ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के सिस्टम के लिए, जो पावर ग्रिड्स, पाइपलाइंस और इवन वाटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो एक बड़ा खतरा जो है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सामने मंडरा रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया स्टार्टअप गैलेक्सी आई स्पेस, इन्होंने अनाउंस किया है मिशन दृष्टि। इसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, स्पेस की इंटेलिजेंस के लिए है, राइट? क्योंकि आने वाला समय स्पेस वॉर भी हो सकता है, राइट? तो उसके लिए इंडिया का एक हम लोग को देखने को मिल रहा है मिशन दृष्टि, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब फिर एक आर्टिकल जो है वो एंडेंजर्ड वूल्फ से रिलेटेड, एक भेड़िए से रिलेटेड एक आर्टिकल है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके टॉपिक को समझते हैं। बड़े इजी से टॉपिक हैं आज के, सिंपल से हैं, सिर्फ चीजों को आपको समझना जरूरी है। पहले टॉपिक की बात करें तो हम लोग इजराइल और हमास, इनके बीच में जो मुद्दा जो है वो कंटिन्यूअस काफी समय से चल रहा है, तो अभी उसमें एक डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनके बीच में प्रिजनर्स एक्सचेंज हुआ है, जो कैदी जो है, यानी कि एक दूसरे ने जो अपने एक दूसरे के कैदी, यानी कि एक दूसरे के लोगों को अरेस्ट करके अपने पास रख लिया था, उसको अब छोड़ दिया है। तो इजराइल हमास प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाजा में अभी हम लोग को युद्ध जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट? चल ही रहा है। तो उसी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक सीज फायर एग्रीमेंट सामने रखा, जिसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। और हमास और इजराइल के बीच में प्रिजनर एक्सचेंज हुआ। इस डील के तहत बताया ये जा रहा है कि 2000 इजरायली कैदियों को जो है, सॉरी, पैलेस्टीनियन कैदियों को जो है वो, जो इजराइल की जेल में थे, उनको रिलीज किया गया। और गाजा स्ट्रिप में जो लोग 20 इजरायली जो थे वो कैद थे, उनको रिलीज किया गया। ये सब एक्सचेंज हुआ आईसीआरसी के इन्वॉल्वमेंट के साथ, राइट? इनके इन्वॉल्वमेंट के साथ, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस के इन्वॉल्वमेंट के साथ, जिसका काम था ये इंश्योर करना कि दोनों तरफ के जो कैदी हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। और इस स्टेप से एक तरफ टेंशन तो कम हुई है, और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि हाँ यार, ह्यूमैनिटेरियन एड का रास्ता जो है वो खुल रहा है।
है ना, कि यानी कि मानवता को जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि गाजा में भुखमरी बहुत ज्यादा है, लोग अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भाग रहे हैं, खाने की तलाश में, काम की तलाश में, रहने की तलाश में, है ना, कि उनकी जान बची रहे, आराम से रह सके। तो ये डील एक सिंबॉलिक और हिस्टोरिक मूव हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि ऐतिहासिक एक कदम उठाया गया है। लगभग 1700 पैलेस्टीनियंस बिना किसी फॉर्मल चार्ज के रिलीज कर दिया गया, यानी कि 1700 पैलेस्टीनियंस को कहा गया कि चलो भाई अब तुम बाइज्जत बरी हो और जाओ। उनको रिलीज करना एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन स्टेप था। 250 और प्रिजनर्स भी रिलीज हुए, जिसमें से कुछ लोग को एग्जाइल में भेजा गया था, यानी कि कुछ लोग को देश निकाला कर दिया गया था 250 लोगों में से, समझ रहे हो, तो उनको भी रिलीज कर दिया। इसराइल की तरफ से 20 हॉस्टेजेस जो है वो रिलीज हुए हैं, उनमें से मोस्टली सिविलियंस थे जो 7 अक्टूबर 2023 हमास अटैक के दौरान जो है वो पकड़े गए थे। ठीक है, चलो एक ब्राइट लाइट तो नजर आ रही है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है, बट इस चीज से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये तो एक फॉर्मल तौर पर इन्होंने चीजें जो है वो बता दी है, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि टू नेशन थ्योरी बनानी पड़ेगी, तो फिर से स्थिति जो है वो खराब हो गई, यानी कि इसराइल की टेरिटरी अलग स्टैब्लिश हो जाए, पैलेस्टीनियंस की टेरिटरी अलग स्टैब्लिश हो जाए। तो ये गेम है बस, और कुछ नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में लिख लो, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल रहा। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1863 में हुआ, लिख लेना। हेनरी डुनांट के द्वारा इसको बनाया गया, जो कि एक स्विस ह्यूमैनिटेरियन था, और ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रल, इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल पर काम करते हैं, कुल मिलाकर मानवता के ऊपर जो है वो काम करता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहते हैं, अगर हम बात करें तो सिविलियंस और प्रिजनर ऑफ वॉर्स के अधिकार को प्रोटेक्ट करना जेनेवा कन्वेंशन के अंडर, तो आपको ऑलरेडी पता है जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। तो जो भी देश जो है वो दूसरे देश के जो है वो लोगों को अपने पास कैप्चर कर लेता है, तो उनको छुड़वाने के लिए ये काम करता है, मानवता के लिए काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी युद्ध होता है या नेचुरल डिजास्टर होता है तो उस दौरान लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराना, लोगों की मदद करना, ये इनका काम होता है। ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कंप्लाइंस इंश्योर करना, कि हर जगह जो है वो ह्यूमन राइट्स वगैरह जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो रहे, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का भी काम करता है, उसको प्रमोट करता है बेसिकली। फिर सीज फायर और प्रिजनर एक्सचेंज जैसे नेगोशिएशन में भूमिका निभाता है अपनी, है ना, कि लोग बाग जो हैं जो एक दूसरे की जेल में कैद है वो रिलीज हो जाए, है ना, युद्ध जो है वो पॉज हो, रुक जाए, यथास्थिति बनी रहे। तो आईसीआरसी ने इसी एक्सचेंज में अपनी न्यूट्रल क्रेडिबिलिटी दोबारा प्रूफ करी 2023 से 25 के इजरायली हमास एक्सचेंज के दौरान। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इजरायली और हमास के बीच में जो अभी रिसेंटली नेगोशिएशन हुआ है प्रिजनर्स का, वो किसने करवाया? तो ये आईसीआरसी आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इससे रिलेटेड जो चीज बताइए वो ध्यान में रखिए। अच्छा, आईसीआरसी एक पार्ट है ग्लोबल रेड क्रॉस मूवमेंट का, पता है आपको? आईसीआरसी वॉर जोन में ह्यूमैनिटेरियन प्रयास लीड करता है। ऐसे ही एक हम लोग को देखने को मिलता है आईएफआरसी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज। तो 191 नेशनल सोसाइटीज का अम्ब्रेला बॉडी है, इसके अंदर 191 सोसाइटीज है, ये मैनेज करते हैं डिजास्टर रिलीफ वगैरह को, है ना। फिर नेशनल सोसाइटीज की बात करें तो भाई अपने देश के अंदर और ग्लोबली रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस जो है वो देते हैं। तो जब भी एक कंट्री के अंदर नेशनल लेवल की बात हो तो नेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटी, इंटरनेशनल की बात हो तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटी, और आईसीआरसी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि जहां पर भी वॉर वगैरह होता है उस जोन में, कॉन्फ्लिक्टेड जोन में ही एक्टिवेटेड रहते हैं। ठीक है, ये सीज फायर और प्रिजनर एक्सचेंज ने इंटरनेशनल अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट कर ली है। ठीक है, बस इतना ही था ये वाला टॉपिक, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो बस यही ह्यूमैनिटेरियन रोल के फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए।
मानवतावादी संरक्षण पर फोकस करना, लोगों को मेडिकल और रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है ना, लोगों को उनकी फैमिली से मिलाया जा रहा है जो बिछड़ गए हैं। आईएचएल के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, ये फोकस है वो करता है ह्यूमैनिटेरियन लॉस के ऊपर, ये वो रिपीट हो गया है पूरी चीजें, न्यूट्रलिटी करता है, ये जो चीज अभी ऊपर बताई थी ना मैंने आपको, ये रिपीट हो गई है। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ने इजराइल की नेसेट एड्रेस की, है ना, और इजिप्ट के श्रम अल शेख में एक पीस समिट को चेयर करी। तो ये चीज देखने को मिल ही रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट जो है वो इजराइल जा जाकर, है ना, वहां पर अलग अलग समिट जो है वो अटेंड कर रहा है। इजिप्ट में भी समिट जो है वो हुई, और फिर ये शांति का पहला स्टेप हम लोग को देखने को मिल रहा है। जॉर्डन, टर्की, कतर, यूनाइटेड नेशन के लीडर्स ने भी पार्टिसिपेशन किया। बट अभी भी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, चैलेंजेस तो आज भी हैं और बहुत ह्यूज लेवल पर चैलेंजेस हैं, क्योंकि डेवलपमेंट वहां पर बिल्कुल भी नहीं है किसी भी प्रकार का। अभी तो चलो प्रिजनर एक्सचेंज जो है वो कर दिए, बट परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन जो है वो एक ही चीज एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई जा रही है कि ये लोग टेरिटरी प्रॉपर दोनों की डिफाइंड होना जो है वो जरूरी है, और अगर ये मान गए उस चीज पे तो युद्ध खत्म हो सकता है, और नहीं माने तो ये और कंटिन्यू हो सकता है। और अभी भी अपन ने एक आर्टिकल में, याद करो, डिस्कस भी किया था कि स्थिति ऐसी है वहां पे देशों की कि 100 साल लग जाएंगे पूरे डेवलपमेंट को ठीक करने के लिए। बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर जो मेन आपके लिए काम की चीज थी वो ये है भैया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आईसीआरसी से रिलेटेड, याद रखना। अब ये वाला टॉपिक सिर्फ सुनो आप, है ना। इंडिया की डीप सी फिशरीज स्ट्रेटेजी जिसे नीति आयोग ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट के तहत, जिसका टाइटल है इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज, है ना। तो अब ये नीति आयोग की रिपोर्ट वगैरह आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है उतना, सिर्फ काम की चीज जो है वो सुनो। तो इंडिया गाइस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये बात आप जानते ही हैं। इसका ग्लोबल आउटपुट में 8% कंट्रीब्यूशन है, और 3 करोड़ लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है, 30 मिलियन लाइवलीहुड, है ना, 3 करोड़ लोग। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में फिशरी सेक्टर ने 60,523 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जो कि एक ह्यूज इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। देख लो आप, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो फिशरी सेक्टर की तरफ से आ रहा है। लेकिन चैलेंजेस क्या है? इंडिया के पास 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और 11,098 किलोमीटर की कोस्टलाइन होने के बावजूद हम डीप सी फिशरीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते। यानी कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्लस इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने के बावजूद डीप सी फिशरीज पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि समुद्र में नीचे साइड फिशिंग पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत फायदा है, बताया जा रहा है कि 7.16 मिलियन टन का सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल स्पीसीज जैसे कि लेंथन फिश, स्क्विड्स, डीप सी श्रिम्प्स, झींगे जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी भी इनको पकड़े रहे वो नहीं जा रहे हैं। यानी कि इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है डीप सी फिशिंग का, जो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। वही चीज इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने हाईलाइट किया। अब सुनो, अब समझते हैं ग्राउंड रियलिटी की और प्रॉब्लम्स की। तो नेसेंट सेक्टर, ये हाई सी फिशिंग में इंडिया की प्रेजेंस बहुत कम है, आपको बता दें, क्योंकि अभी हमारा जो ये वाला सेक्टर जो है, ये आप बोल सकते हो इन्फेंट है, नेसेंट है, नया नया बच्चा है अभी ये। फिशरीज या फिशिंग सेक्टर की बात करें तो कंपैरेटिवली पूरे दुनिया भर में जो काम चल रहा है उसके कंपैरिजन में हमने अभी हम बच्चे हैं अभी उनके सामने, तो हमें बड़ा होना है। तो हाई सी फिशिंग में इंडिया की प्रेजेंस बहुत कम है, इंडिया बहुत बच्चा है हाई सी फिशिंग के मामले में, तो उसको हमें डेवलप करना है। सिर्फ 4 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स यानी कि 4 जहाज हमारे ऑपरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, जबकि श्रीलंका के पास, पता है, नंबर सुन के हैरान हो जाओगे, देखो क्या लिखा है, इंडिया के सिर्फ 4 जहाज आपको इंटरनेशनल वाटर्स पे नजर आएंगे। देख लो भैया, आपके सामने कहानी है। श्रीलंका जो साला बच्चा सा देश, ईरान, श्रीलंका के पास 1883 जहाज हैं हाई सी वाटर में, इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करने वाले। ईरान के पास 1216 है,
हमारे पास कितने? 4, गिन के 4। तो इस पे काम करना जरूरी है। दूसरा, 12 से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच फिशिंग रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है हमारे पास। इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड, IUU जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फिशिंग होती है यहां पर, हमारे यहां पर। स्टेट्स के अधिकार सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक लिमिटेड है, उसके बियॉन्ड जो है कोई रूल्स रेगुलेशंस है ही नहीं। वैक्यूम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। इंडिया के 90 फिशिंग हार्बर्स में सिर्फ कुछ ही बड़े जहाज हैंडल कर सकते हैं, यानी कि हमारे पोर्ट्स भी ऐसे हैं, राइट, कि बहुत ही कम पोर्ट्स जो है वो बड़े बड़े जहाज जो है वो मैनेज कर पाएंगे। कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स भी कम है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। डीप सी फिशिंग जो है वो महंगी होती है, जहाज, फ्यूल, मेंटेनेंस सब महंगा होता है उसका, जो छोटे फिशरमैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ये बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे। सेंट्रलाइज डेटाबेस जो है वो नहीं है, जिससे फिश का स्टॉक कितना है, क्या है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता रियल टाइम बेसिस पे। बॉटम ट्रॉलिंग और मरीन पॉल्यूशन पूरे इकोसिस्टम को खराब जो है वो कर रही है। बॉटम ट्रॉलिंग पता है ना, हम लोग जो है वो, जो जाला जो होता है मछली का, उसके नीचे टायर लगे रहते हैं, इन लोग जो है वो छोड़ देते हैं नीचे। तो नीचे छोड़ने के कारण जो नीचे जो रेत है वहां पे, समुद्र के नीचे, पानी के नीचे, उस पे जब ये टायर जो है वो चलते हैं या रगड़ते हैं ये जाले उन पे, तो नीचे का पूरा इकोसिस्टम जो है वो बर्बाद होने लगता है। कार्बन रिलीज होता है, जिसके कारण टॉक्सिक बन जाता है ये पूरा अंडर वाटर। ये एनवायरमेंट में पढ़ा है आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक है आपका। तो ये तो हमने देख लिया कि हाँ भाई, हम क्या क्या कमियां फेस कर रहे हैं। अब सुनो, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे कि डीप सी एक्सपेंशन से सी फूड एक्सपोर्ट्स और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग दोनों बढ़ेगी, पैसा कमाएंगे हम लोग। अब भाई, हम ये डीप सी फिशिंग शुरू करेंगे तो लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। मॉडर्न वेसल यानी कि अच्छे हम लोग जहाज का उपयोग करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 32 लाख रुपए एनुअल प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, अगर अच्छे जहाज यूज करें तो। ट्रेडिशनल बोट्स के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा। फिर कोस्टल रिलीफ, देखो क्या होता है, ऑफशोर एक्सपेंड हम लोग करेंगे ना, तो लोग बाग जो है वो कोस्टल एरिया के नजदीक में फिशिंग नहीं करेंगे, वो और थोड़ा सा दूर जाकर हाई सीज में फिशिंग करेंगे, जिससे कि कोस्टल एरिया जो है उसको राहत मिलेगी पॉल्यूशन से, हर चीज से। फिर नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग ऑफशोर फ्लीट से इंडिया की मैरीटाइम प्रेजेंस और इंडियन ओशियन रीजन फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। तो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इसका है कि हमारी वैल्यू जो है बढ़ेगी इंटरनेशनल लेवल पर भी। नेक्स्ट, साइंस बेस्ड मैनेजमेंट से इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन प्रमोट होगा, क्योंकि हम इस चीज पर काम करेंगे तो रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे, है ना, तो एडवांसमेंट होगा इस सेक्टर में, फिशरी सेक्टर में। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फिशरीज एक्ट लागू करना चाहिए, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी के साथ अलाइंड हो। तो ये बता रही है ये रिपोर्ट कि भाई ऐसा कर लो आप, है ना। सब्सिडी रिफॉर्म्स करनी चाहिए ताकि सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट हो। डीप सी फिशरीज अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी चाहिए। साइंटिफिक और टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं है। भाई हमारे यहाँ के जहाज हैं उसमें जीपीएस लगाओ, कोल्ड स्टोरेज पूरे वो लगाओ, वेयर हाउस तैयार करो, पूरी सप्लाई चेन कोल्ड स्टोरेज वाली होनी चाहिए, जिससे कि वेस्टेज ना हो। कोऑपरेटिव ओनरशिप जो है वो होनी चाहिए, सहकारिता पर फोकस करो, क्लस्टर बेस्ड मॉडल प्रमोट करो, इकोसिस्टम बेस्ड कैच लिमिट्स होनी चाहिए कि भाई एकदम से ज्यादा मछलियां भी मत पकड़ो, सस्टेनेबल फिशिंग होनी चाहिए, उसको प्रमोट करो। डीप सी फिशिंग डेवलपमेंट फंड जो है वो क्रिएट करो, पीपीपी मॉडल, सॉफ्ट लोन्स, इंश्योरेंस कवरेज के साथ। सेंटर और स्टेट स्कीम्स को जो है वो इंटीग्रेट करो, जिससे कि फंडिंग का फायदा जो है वो मोटे तौर पर सभी को मिल सके। लोकल कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, ट्रेनिंग, सेफ्टी, जेंडर इंक्लूजन पर जो है वो फोकस करो। तो ये सब इन्होंने जो है वो बता दिया। तो रिपोर्ट ने कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी दिए हैं जो इंडिया के लिए एक लर्निंग मॉडल बन सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बेस्ट चीज है, ये लिख लो आप। चाइना क्या करता है पता है? चाइना ऑपरेट करता है बड़े बड़े जहाज,
मदरशिप मॉडल जिसको जो है वो कहा जाता है, मदरशिप मॉडल्स, बड़े बड़े जहाज। तो वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करके रखता है कि एक बार में जो है वो बहुत ज्यादा मछली जो है वो पकड़ लेंगे, बट इसमें एक रिस्क है ओवर फिशिंग का, जो कि अक्सर चाइना की तरफ से होती है। ऐसी स्पेन की बात करें, स्पेन अच्छा है, इको फ्रेंडली फिशिंग गियर्स का उपयोग करता है, यानी कि जो भी फिशिंग के टूल्स होते हैं वो इको फ्रेंडली होंगे, ये काफी अच्छी चीज है। जहाजों की मॉनिटरिंग करता रहता है ना। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के अंदर कोटा मैनेजमेंट सिस्टम, जहां कैच राइट्स असाइन होते हैं कि भाई इसको इतना कोटा दे दो, इस क्षेत्र में सिर्फ इतना है, आप जो है वो फिशिंग जो है वो कर सकते हो, इतने टन वगैरह, ऐसी ऐसा पहले से ये डिजाइन कर देते हैं उस एनवायरमेंट को देखते हुए। तो नीति आयोग ने एक फेज अप्रोच जो है वो प्रपोज करी है 2025 से 28, 29 से 32 और फिर 33, और उसके बाद क्या करना है हमें। यानी कि नीति आयोग फेज वाइज बता रही है कि भाई पहले फेज में ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आर्टिकल भी सुनने वाला है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो द साइबर ब्लाइंड स्टॉप इन ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी, द साइबर ब्लाइंड स्पॉट इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाईलाइट किया। लिख लो भाई ये वाला पॉइंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ब्लाइंड स्पॉट जो है वो हाईलाइट किया। अब ये मुद्दा कनेक्टेड है ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम से, यानी वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हमारे पावर ग्रिड्स को, यानी कि हमारे घर में जो बिजली आ रही है पावर ग्रिड्स के थ्रू, पानी आ रहा है पाइपलाइंस के थ्रू, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करते हैं, तो इसको खतरे में डाल रहा है, इसके लिए खतरा है। तो ये पहला वाला पॉइंट तो पूरा ही लिख लो। एक सिंपल सवाल सोचो अपने दिमाग में, इमेजिन करो कि अगर एक पावर ग्रिड हैक हो जाए, यानी कि जहां से हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो पर्टिकुलर सेंटर ही हैक हो जाए, तो उसका इफेक्ट सिर्फ डेटा लॉस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये पूरी इकोनॉमी पर असर डालेगा। लाइट चली गई, मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर सकते, बैंकिंग एक्टिविटीज, इंटरनेट, एजुकेशन, कितनी सारी चीजें जो है वो स्टॉप हो जाएंगी या ब्लॉक हो जाएंगी कुछ समय के लिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साइबर ब्लाइंड स्पॉट इसे कहा है कि भैया इस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो लफड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। 2025 में आपको बता दें, लिख भी लो ये, स्पेन और पोर्चुगल में एक बहुत लार्ज स्केल पर ब्लैकआउट्स हुए थे, इसने दुनिया को हिला दिया, यानी कि वहां पर हैक कर लिया था पावर सेंटर्स को, लाइट चली गई, लाखों लोगों को लाइट नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, और डाउट उठने लगे कि ये फेलियर टेक्निकल फॉल्ट था या एक साइबर अटैक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे रिपीटेड इंसिडेंट्स एक वार्निंग है कि हम अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को तो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ओटी का क्या भाई, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम को लार्जली इग्नोर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं भैया हमारे कंप्यूटर के ऊपर साइबर सिक्योरिटी अटैक ना हो, फोन पे एंटीवायरस लगाओ। अरे गुरु, यहां बैठा है एक सेंटर जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, हैकर ने सेंटर को ही हैक कर दिया ना, तो इसके तो लग गए फिर लंका, समझ रहे हो। तो ओटी सिस्टम ही वो बैकबोन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, वाटर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस चलती हैं। इन शॉर्ट, अगर ओटी फेल हुई तो नेशनल फेलियर हो सकता है। तो आओ ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को समझते हैं, अभी तक तो समझ ही चुके होगे आप। तो ओटी सिस्टम्स के अंदर मशीन्स होती हैं जैसे कि टरबाइंस, वॉल्व्स, ग्रिड्स, पंप्स, जिन्हें रियल टाइम में कंट्रोल किया जाता है, जबकि आईटी सिस्टम डेटा हैंडल करते हैं, ओटी सिस्टम फिजिकल प्रोसेस मैनेज करते हैं। तो ट्रेडिशनली ओटी सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड होते हैं, यानी उनका इंटरनेट से कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अब डिजिटल इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन के दौरान ओटी और आईटी नेटवर्क्स मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में एक बटन पर आप पूरी चीजें जो है वो कर सकते हो। आप खुद सोचो। अच्छा, ये चीज तो सभी को पता होगी कि एक बटन दबाया घर का गेट खुल गया। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपने अपने मोबाइल पर एक बटन दबाया, अपनी गाड़ी का को अनलॉक कर दिया, अपनी कार को, आपकी कार के अंदर कौन बैठा है उसका कैमरा आपने चालू करके देख लिया। यह है टेक्नोलॉजी आज की डेट में, है कि नहीं। जिसको नहीं पता उनको बता दूं, है ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में, ये टेक्नोलॉजी एक्टिवेटेड है। और इवन ऐसी टेक्नोलॉजी तो मारुति की जैसे ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियां होती ना, उसमें भी अवेलेबल हो जाती है
है ना। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ BMW और ऑडी और ये हाई ब्रांड वाली गाड़ियों में मिले। ग्रैंड विटारा भी है, हाई ब्रांड गाड़ी है भाई, अच्छी गाड़ी, 15-16 लाख की महंगी गाड़ी है, उसमें भी है ये सिस्टम, वो एक्टिवेट करवा लो उसका आप, है ना। तो ऐसे आफ्टर मार्केट भी ऐसे सिस्टम बहुत होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल भी है, पता है, ये वाला चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। 2022 का कोलोनियल पाइपलाइन अटैक यूएसए का, इस साइबर अटैक की वजह से फ्यूल सप्लाई पूरे ईस्ट कोस्ट में रुक गया था, मतलब हैकर ने जो है फ्यूल सप्लाई बंद कर दिया। तो सोचो आप, आज की रेट में जो है वो, मतलब बेसिक नीड्स की चीजें जो है वो हैकिंग के कारण बंद हो सकती हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अब ऑटोमेशन, सेंसर, रियल टाइम कंट्रोल पर डिपेंड करती है। इससे सिस्टम इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट बन गए, है ना, क्योंकि एक बटन पे सब कुछ हो रहा है भाई। अपने अपने घर को कंट्रोल कर सकते हो आप अपने एक बटन पे। आप अपने ऑफिस से निकलो, जो पहले आपको जो है वो खुद हाथ से अपने माइक्रोवेव को ऑन करना पड़ता था, ऑपरेट करना पड़ता था, अपने घर की लाइटें जो है वो आपको बटन दबाकर बंद चालू करनी पड़ती थी, घर में जो है वो चाबी लगा के लॉक खोलना पड़ता था। आजकल आप अपने ऑफिस से निकले हो और आपके घर पर आपकी कोई गेस्ट आ गया, आप अवेलेबल नहीं हो, आप पता है फिर भी अपने घर को ऑपरेट कर सकते हो। एक बटन पर आपका घर का मेन डोर जो है वो खुल जाएगा। स्मार्ट होम्स ऐसे ही तो हो रहे हैं। एक बटन दबाया आपने, आपका घर का गेट जो है वो खुल गया, बोल दो कि अरे आप अंदर बैठिए मैं आ रहा हूं। इवन जब तक आप पहुंचोगे आपके घर में, आप कोई है भी नहीं, अवेलेबल नहीं, आपने माइक्रोवेव में जो है वो एक बटन दबाया, आप जो सुबह जो है वो रख के गए होगे कि चलो मैं आऊंगा तो मैं घर पे पहुंचू तो मुझे कॉफी गर्म मिल जाए या खाना पका हुआ मिल जाए, जब तक पहुंचोगे खाना पका हुआ मिल गया, जलवे भैया। और साथ ही साथ दिक्कत भी है। अब सोचो उस पूरे सिस्टम को किसी हैकर ने अटैक कर लिया, क्योंकि हर चीज ऑटोमेट हो गई है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप भैया ऑफिस गए हो, हैं, इतने में आपके पीठ पीछे कोई अंदर घुस भी गया, पता भी नहीं लगेगा। गेम ये है। अब ये तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर कोई ब्लैकआउट होता है तो इन्वेस्टिगेटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये टेक्निकल मेंटेनेंस फेलियर था, ह्यूमन एरियर था, या फिर भाई साइबर अटैक हो गया है। आजकल ये भी चीजें हैं, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। अब समझते हैं एक मेन कारण जिसकी वजह से ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कमजोर है। ओटी आईटी के बीच का इंटीग्रेशन 2020 और 2024 के बीच में ओटी और आईटी इंटीग्रेशन पूरे दुनिया भर में 40% बढ़ गया है। समझ रहे हो, 40% हो ही रहा है। मैंने भी आपको कितने सारे एग्जांपल्स दे दिए। फिर साथ ही साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स और ऑर्गेनाइज ग्रुप्स अब ओटी नेटवर्क टारगेट करते हैं। एग्जाम्पल 2017 का नॉट पेटिया अटैक रशिया के द्वारा किया गया, जिसमें यूक्रेन की जो वही पावर ग्रिड जो है वो कोलैप्स कर दी गई, वहां पे ब्लैकआउट करवा दिया गया। काफी सारी इंडस्ट्रीज अभी भी पुराने सिस्टम्स उपयोग जो है वो कर रहे हैं, जिसका इंक्रिप्शन और मॉडर्न मॉनिटरिंग टूल्स है ही नहीं उसके अंदर, प्रोटेक्टेड ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस आईटी सिक्योरिटी पर ओटी के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा खर्चा करते हैं, ओटी पर ध्यान नहीं देते, है ना। ये भी एक इशू है। ओटी नेटवर्क्स के डेटा लॉग जो है वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, जिससे फॉरेंसिक एविडेंस है वो मिलता ही नहीं, और साइबर एक्टिविटी जो है वो इनविजिबल हो जाती है। तो यही चीज है कि 60% ओटी नेटवर्क जो है वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बिना ऑपरेट करते हैं, कि भाई कौन आया कौन एंटर हुआ पता ही नहीं, किसने इसको ऑपरेट किया, किस सिस्टम ने कहां से ऑपरेट किया, कोई इसमें उनको नॉलेज नहीं मिलेगा, पता नहीं लगेगा। जब इस चीज का रिकॉर्ड नहीं होगा, लॉग रिकॉर्ड नहीं होगा, तो हैकर्स के लिए बहुत ईजी रहता है हैक करना। सामने वाले को लगेगा टेक्निकल फेलियर है, और यहां हैकर जो है उसने अपना काम कर दिया। तो ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जैसे कि एनआईएसटी यूएस की, NIS2 यूरोपियन यूनियन की अलग अलग है, कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है ही नहीं। सिर्फ 15% साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ओटी सिस्टम में स्पेशलाइज्ड हैं, पता है आपको। अटैक्स और माल फंक्शंस में डिफरेंसेस समझना मुश्किल, वही मैंने आपको बताया कि साइबर अटैक हुआ या टेक्निकल फेलियर हुआ है, इसके बीच में डिफरेंसेस ही नहीं पता है, क्या करोगे फिर आप। पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न टूल्स इंटीग्रेट करना काफी कॉस्टली होता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि भाई आज की डेट में, भाई मेरे घर तो नहीं है वो स्मार्ट होम, क्या आपका स्मार्ट होम है तो आप बताना। मेरा तो स्मार्ट होम नहीं है भाई, मैं आज भी ताला और चाबी लगा के ही जो है वो लॉक अनलॉक कर रहा हूं।
बट काफी सारे रईस लोग जो हैं, इवन ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, उनका स्मार्ट होम है, आने वाले समय में आपका भी बनेगा, मेरा भी बनेगा, है ना। तो इस पर काम करना जो है वो जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी के साथ। कुछ चीजों के फायदे हैं, कंफर्ट है, तो उसके लॉसेस भी बहुत हैं। अब आप सोचो ना भाई, ये टेस्ला वगैरह ये सब कार जो है वो ऑटोमेटिक चल रही हैं बिना ड्राइवर के। मैं तो बैठू भी ना ऐसी कार में भाई, मेरी तो हालत खराब हो जाए, मुझे पता लग जाए कोई नहीं चला रहा, कार ऑटोमेटिक चल रही है। मैंने कहा भैया लग गए हो काम, कोई ना कोई तो बैठा रहना चाहिए जो स्टीयरिंग पकड़े, है। पता लगे एक साइबर अटैकर ने जो है वो आपकी कार को अटैक कर दिया, जाना था एयरपोर्ट, पहुंच गए भैया उसके पास, स्मगलर के पास, वही मतलब माफियाज के पास, हो गया काम। तो बहुत इंपैक्ट होता है भाई, $1 मिलियन से ज्यादा का 1 घंटे में लॉस, सोचो आप। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत हाई हो जाते हैं। अगर ऐसे अटैक्स होंगे तो इंश्योरेंस वाले बोलेंगे ना कि साले हम क्या रिकवरी करने के लिए बैठे हैं, हमें पैसा भी फिर उतना दो, जहां ज्यादा रिस्क वहां ज्यादा पैसा। पब्लिक ट्रस्ट टूट जाता है कि क्या है ये, आज की डेट में 2 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो दिमाग खराब होने लगता है। लो, ये तो हमारी सरकार है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करती है। सोचो 10-10 दिन तक लाइट नहीं आ रही, इंसान मर ही जाएगा, क्योंकि फोन का इतना एडिक्टेड हो गया है। पूरे दुनिया भर का ग्लोबल लॉस इन सब चीजों के कारण बताएं कितना होता है, $10.5 ट्रिलियन साइबर अटैक्स के कारण। 2017 में हुआ था मैरिक्स में साइबर अटैक, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, स्टॉक्स है वो महंगे हो गए थे, बहुत सारी चीजें भाई। लोग जो है वो काफी सारी सरकारी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रिस्क में डाल सकते हैं, तो काफी सारी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें जो है वो नहीं है। तो ये देखो, ऑपरेशनल के बारे में हमने देखा कि आईटी पे अगर ध्यान जो है वो देना है, तो उसी के साथ साथ हम लोग को ओटी पर भी ध्यान देना जो है वो जरूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आप फोकस कर रहे हो, आईटी पे फोकस कर रहे हो, तो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करो। तो देखो, मेंस में इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा संभावना है। अब ये बड़ा बेहतरीन सा टॉपिक है, एक चीज इसके अंदर आप लिख लो, मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि लिख लो भैया, मिशन दृष्टि, MISSIUN, मिशन दृष्टि, ये लिखा है मिशन दृष्टि। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, लिख लो, दुनिया का पहला भैया, वर्ल्ड फर्स्ट, जलवा कर दिया हमने। मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, बहुत सेंसर्स लगे हुए हैं इसमें, और बताया जा रहा है कि 2026 में इसको लॉन्च कर देंगे। क्या करेगा भाई, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, नाम से ही समझ में आना चाहिए, लिखना ही नहीं है आपको। पूरी धरती को वो ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, निगरानी रखेगा क्या चल रहा है भाई, सिक्योरिटी स्पेशली। तो इस मिशन को डिजाइन किया गया इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई स्पेस के द्वारा, ये भी लिख लेना। एक स्पेस टेक स्टार्टअप है गैलेक्सी आई स्पेस, उसके द्वारा डिजाइन किया गया, और ये प्रोजेक्ट मार्क करता है इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक अचीवमेंट। सोचो, अगर एक ही सैटेलाइट मल्टीपल सेंसर से 24/7 डेटा दे सकता है, तो डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ऐसे सेक्टर में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, बस यही है भाई। तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह में भी समझाता हूं, मैं कुछ चीजें बताता हूं। तो गैलेक्सी आई स्पेस बेंगलुरु की एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, डैश करके बेंगलुरु डाल देना, जहां पर गैलेक्सी आई लिखा है ना वहां पे डैश करके बेंगलुरु डाल दो, जिसे आईआईटी मद्रास के एल्यूमिनी ने स्टैब्लिश किया भैया, आईआईटी मद्रास के ग्रेजुएट ने स्टैब्लिश किया है इसको। इसका विजन है एडवांस्ड स्पेस बेस्ड डेटा सोल्यूशन डेवलप करना, स्पेशली हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन और जियो स्पेशियल एनालिटिक्स के थ्रू। यानी कि ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास डेटा आना चाहिए प्रॉपर, बिल्कुल हाई क्वालिटी, करेक्ट, एक्यूरेट डेटा। तो मिशन दृष्टि उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें सिंथेटिक अपार्चर रडार SAR और ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर शामिल कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, इससे इंडिया के प्राइवेट स्पेस इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को एक ग्लोबल एज मिला और आत्मनिर्भर भारत का विजन और मजबूत हुआ। अब इसका टोटल वेट 160 किलो है, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट है ये। SAR और ऑप्टिकल सेंसर इसके अंदर है, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, है ना, ये भी लिख लेना, SAR और ऑप्टिकल सेंसर दोनों इसके अंदर है शामिल।
देखो स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस के लिए हेल्प करेगा ये। 1.5 मीटर इमेजिंग कैपेबिलिटी, एक्सट्रीमली हाई डिटेल फोटो प्रोवाइड कराएगा। सिविलियंस भी इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है। सैटेलाइट्स ने रिगरस एनवायरमेंट और स्ट्रक्चरल टेस्ट पास करनी है, यानी कि एक्सट्रीम स्पेस कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाएगी। तो बहुत बेहतरीन चीज, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर इंटीग्रेशन इसमें है। याद रखना ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कॉम्बिनेशन 24/7 ग्लोबल ऑब्जर्वेशन पॉसिबल करेगा बिना डे लाइट या क्लियर स्काई के डिपेंडेंस के। 1.5 मीटर का रेजोल्यूशन से एक्सट्रीम डिटेल आपको वो मिलेगी, इमेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर की एनालिसिस, बॉर्डर सर्वेलांस, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब में ये हेल्प करेगा। सैटेलाइट से कलेक्टेड डेटा को एआई बेस्ड डेटा फ्यूजन से प्रोसेस किया जाएगा, मतलब मल्टीपल सेंसर इनपुट्स कंबाइन होके एक्शनेबल इंटेलिजेंस बनाएंगे। अगर एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, समझ जाओगे आप उसके थ्रू। तो देखो, अगर जैसे कि एक साइक्लोन जो है वो आता है, उस दौरान बादल ही बादल दिख रहे हैं, तो ऑप्टिकल सेंसर काम नहीं करेगा, लेकिन एसएआर रियल टाइम डेटा कैप्चर करेगा। मतलब किसी भी कंडीशन में ये आपको बिल्कुल डेटा प्रोवाइड कराने के लिए सक्षम है। बस इतनी सी चीज आप ध्यान में रखो। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, अगले 4 सालों में 8 से 10 सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने का, जिससे एक ये कॉन्स्टिलेशन नेटवर्क जो है वो तैयार करेंगे। ये वाला पॉइंट लिख लेना है इसका, है ना। और नियर रियल टाइम कंटिन्यूअस ग्लोबल कवरेज इस पे पॉसिबल होगा। डेटा गवर्नमेंट को, डिफेंस एजेंसीज को, एग्रीकल्चर को, फाइनेंशियल सेक्टर को, सबको हेल्प करने वाला है। काफी सारी चीजों में जो है ये हेल्पफुल होगा। डिफेंस में, बॉर्डर सर्वेलांस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करने में, जैसे कि पाइपलाइन वगैरह हो जाती है ना, फाइनेंस में, इन सब चीजों में हेल्प करेगा काफी ज्यादा। तो यस, इससे हमारी लीडरशिप बूस्ट होगी, है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी में देखो कितना बड़ा इनोवेशन हम लोग लेकर आ गए। नेशनल सिक्योरिटी इनहेंस होगी। हम दुनिया भर में जो है वो लीड करेंगे सैटेलाइट के माध्यम से, क्योंकि दुनिया का पहला ये बन गया इस तरीके का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मल्टी सेंसर के साथ। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब इसमें सिर्फ इतनी चीज जो लिखी है, बस ये चीज आपके लिए काम की है, ये ध्यान में रखिएगा। हम बात करने वाले हैं इंडिया के एंडेंजर्ड वुल्फ लीनिएज के बारे में, भेड़िए के वंश के बारे में भैया। अब सुनो, आपको पता है कि इंडिया के जो भेड़िए हैं दुनिया का सबसे एंशियंट वुल्फ लीनिएज में एक है, यानी कि प्राचीन समय में जो भेड़िए हुए करते थे उससे हम लोग इंडिया के भेड़िए कनेक्टेड है। और इवन आप उससे भी पुराने बोल सकते हो, इंडियन सिविलाइजेशन से भी पुराने। समझ समझ रहे हो। तो हमारे भेड़िए सबसे पुराने हैं, खतरनाक है। लेटेस्ट जेनेटिक रिसर्च अभी होती है, आईसर भोपाल के अंदर होती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनने मिलकर एक रिसर्च कर दी भैया। ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग रिसर्च के दौरान? ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया का जो भेड़िया है, जो मेनली डेक्कन प्लेटू और सेमी एरिड ग्रासलैंड में पाया जाता है, ये बोल रहे हैं पूरे दुनिया भर में सबसे पुराने भेड़ियों में से एक है ये रिसर्च के अंदर क्लियरली जो है वो आ गया है। समझ रहे हो। और इसका ये साइंटिफिक नेम भी थोड़ा ध्यान में रखना, इंडियन वुल्फ का। अभी इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर जो है वो शामिल किया है, तो इसलिए ये टॉपिक है। अब पूरा असेसमेंट इन लोगों ने कंडक्ट किया था, तो बहुत पुराने ये भेड़िए जो है 2 लाख साल पुराने माने जाते हैं, यानी कि उनका वंश जो है वो 2 लाख साल पुराना है। बेहतरीन। इंडियन वुल्स, बस ये चीज ध्यान में रखो, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, इंडिया में 3 प्रकार के वुल्फ की पॉपुलेशन है, बताइए, लिख लो आप। इंडिया के अंदर 3 प्रकार के वुल्फ्स पाए जाते हैं। एक होता है हिमालयन वुल्फ, लिख लेना। एक होता है इंडियन वुल्फ, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। और एक होता है तिब्बतन वुल्फ। तिब्बतन वुल्फ, ये तीन तीन पर्टिकुलर कैटेगरी के वुल्फ्स है। जो हिमालयन वुल्फ है ना, ये लद्दाख के अंदर और ट्रांस हिमालयन में पाए जाते हैं। इंडियन वुल्फ्स की बात करें तो ये आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा भी होगा ये, है ना। और फिर इसके अलावा एक तिब्बतन वुल्फ्स नाम से इनमें आ रहे हैं, तिब्बत वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार के भेड़िए हमारे यहाँ पे आसपास नजर आते हैं, हमारी टेरिटरी के आसपास। ठीक है।
बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, रिसर्च वगैरह आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, IUCN वाला डेटा। प्रीलिम्स में जो है वो ये लोग पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ का भेड़िया तो पिक्चरों में इच्छाधारी भी दिखाया जाता है कि इच्छाधारी सांप तक तो सन में आ रहा था, हमारे यहाँ भेड़ियों को भी इच्छाधारी बता देते हैं। बस और कुछ नहीं था इस टॉपिक के अंदर। इकोनॉमिक का नोबेल पीस प्राइज भैया जोएल मॉकेर, जोएल मॉकेर ने हाईलाइट किया कि कैसे, ये पूरी चीज लिख लो आप, कि कैसे हाउ यूजफुल नॉलेज कंबाइनिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सस्टेन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए इनको जो है वो ये अवार्ड मिला है, इन्होंने यूजफुल नॉलेज को टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ जो है वो लिंक कर दिया। एगीहॉर्न और हॉविट्स का क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल ये शो करता है कि कैसे इनोवेशन जो है उसके थ्रू प्रोग्रेस होती है। नोबल विनिंग वर्क जो है वो फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर। ये एक स्कीम है फेयर से फुर्सत, फिक्स्ड एयर फेयर स्कीम। वाह यार, आजकल होता है ना यार कि फेयर से फुर्सत, कई बार होता है ना फ्लाइट की टिकटें बड़ी महंगी होती रहती हैं, उनके फेयर जो है वो फिक्स नहीं रहते हैं, 2 महीने पहले कराओ तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, बट अचानक अगर चाहिए फ्लाइट तो 10-10 हजार की फ्लाइट जो है वो होती है। अभी हमने एक को जो है वो अभी भेजा है एक कंट्री में अर्जेंटली, तो भाई साहब उसकी फ्लाइट की टिकट आई है 1,30,000 रुपए की, सोचो आप, बहुत महंगी है। और जो टिकट अगर हम 2 महीने पहले जो है वो करा देते, हालांकि मैं तो इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ अभी, तो ये तो नेशनल वाली बात है, उड़ान स्कीम की बात है। तो ये वही है कि भाई ये फोकस कर रहे हैं कि सभी रूट के लिए प्राइस जो है वो फिक्स्ड हो जाए, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ बुकिंग डेट की, भाई किसी भी डेट पे आप आओ जाओ, डिमांड कम है ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, टिकट का प्राइस फिक्स है भाई। जैसे ट्रेन में भाई आपको पता है कि इतने रुपए की टिकट है तो इतने रुपए की टिकट है भाई। हाँ ये बात अलग है कि पहले से बुक कराओ तो सीट मिल जाएगी, पहले से नहीं कराओगे तो वेटिंग में आएगी। वैसे ही फ्लाइट का हिसाब किताब कर रहा है कि भाई चेंजेस ना हो, नहीं तो पता लगे साला सेम फ्लाइट पे एक व्यक्ति बैठा है, सेम जगह जाना है, सेम सीट है भाई उसकी इकोनॉमी की, एक व्यक्ति जो है वो दे रहा है 5,000 रुपए और दूसरे व्यक्ति ने 3,000 रुपए देकर उसको चिढ़ा रहा है, बोल रहा है कि हमें तो 3 में मिलेगा ही। तो ये चीज है, बस यही चीज है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइंस जो कि जैसे कि एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड जो है ना, तो वो एयरलाइन ऑपरेट जो है वो करेंगी, तो उनमें ये फैसिलिटीज दी जाएगी, प्राइवेट कैरियर्स के लिए नहीं है, ये फैक्ट ध्यान में रखना, है ना। ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स को तो अपनी प्रॉफिट जनरेट करने से मतलब है। तो बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये मेंस का एक क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।